Gurugram Cyber Police have arrested more than 1800 cyber criminals in the year of 2024. इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन हम 6 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, सिर्फ साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो सिर्फ साइबर क्राइम को. एंड दीज आर नॉट पीपल हु आर जस्ट लिमिटेड टू हरियाणा. मतलब इसमें कुछ लोग होंगे जो वेस्ट बंगाल से हैं, साउथ से हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, जम्मू कश्मीर से, मतलब हर जगह डिस्पर्स्ड है. बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल शुड रियलाइज के दिस इज सोशल इंजीनियरिंग. ठीक है, दिस इज नॉट अ टिपिकल हार्डकोर क्राइम एंड वी आर फार अवे फ्रॉम दोज आउट. मतलब आई फियर के जब डीप फेक्स बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग और ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है, और जो हैकिंग है, रैंसमवेयर अटैक्स है, ट्रोजन हॉर्सेस है, ये डे टू डे बेसिस में परेशान करने लगे, तब तो इट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक, अ सेंस ऑफ इमरजेंसी अमंग ऑल. तो ये जो आज का फ्रॉड है, जो आज का साइबर फ्रॉड है, गुरुग्राम में भी दिन प्रतिदिन की 100 से 110 कंप्लेंट्स आती है. दिस इज ऑल जस्ट सोशल इंजीनियरिंग. बट ये जो 100-150 कंप्लेंट्स आती हैं, अगर गुरुग्राम की बात करूं मैं, मेजॉरिटी किस किस टाइप की कंप्लेंट्स होती है? अगर आपको टॉप 5 टाइप के बताने हो मुझे कि यार ये वाले ज्यादा होते हैं क्राइम्स, इस टाइप की कंप्लेंट ज्यादा आती हैं, तो एक बार बताओ ना क्या क्या है मेजॉरिटी. देखिए, प्राइमरली फर्स्टली जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आते हैं और सबसे ज्यादा वॉल्यूम में आती हैं वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स. अच्छा. इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में क्या होता है कि ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देयर आर सम डीफेक वीडियोज एज वेल एज सम काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स impersonating some big MNCs, इंटरनेशनल MNCs हैं. प्राइस वाटर कूपर का आपने नाम, गोल्डमैन सैक्स का नाम सुना होगा आपने, आदित्य बिरला का नाम सुना होगा. आजकल ग्रो ऐप है, कई सारे ऐप्स हैं, उनके फेक वो एप्लीकेशन वो हैं, एडवर्टीजमेंट्स है, और उनको क्लिक करके आप व्हाट्सएप और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं. अच्छा. उन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स पे ऑलरेडी 1000-2000 लोग जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, उस ग्रुप में 1000 लोग जुड़े हुए. अब पुलिस नोस के 1000 में से 998 लोग फर्जी हैं. फर्जी हैं. अच्छा. 2-3 ही ओरिजिनल है. क्योंकि अगर आपको वो ट्राई करना है, ऐसे कोई ग्रुप में जुड़े, आप नॉर्मल कॉल करके देखिए, किसी पे भी नॉर्मल कॉल नहीं लग पाएगा. व्हाट्सएप नंबर्स पे, उन पे व्हाट्सएप नंबर्स पे जो उस ग्रुप में मेंबर हैं, +91 के नंबर्स होंगे. तो आप, दिस इज ऑल जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टैक्टिक्स जो साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं. और फिर वो कुछ शेयर्स के बारे में बताएगा कि ये कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हैं, इसमें अगर आप अभी इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके जो पैसे 1.5 गुना 2 गुना हो जाएंगे. तो व्यक्ति अगर सपोज 10,000 रुपए डालता है, तो जस्ट टू अगेन बिल्ड हिज ट्रस्ट, बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस, 10 के 15,000 रुपए उसके खाते में दे देंगे इमीडिएटली. अच्छा. और उसके बाद व्यक्ति को लगता है कि यार इससे अच्छी स्कीम तो निकली नहीं पूरे भारत में. एंड ही इन्वेस्ट हिज एंटायर हार्ड अर्न्ड मनी इनटू सम फिशी एप्लीकेशंस और अ व्हाट्सएप ग्रुप. आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रेंज एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना, ये सब व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है. जैसे आजकल काफी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ग्रो ऐप है एक इन्वेस्टमेंट का, उसके इम्पर्सनेटेड एप्लीकेशंस है. अच्छा, जैसी सिमिलर दिखती होंगी, सिमिलर एप्लीकेशंस होंगी. शेयर खान है, शेयर खान का एक इम्पर्सनेटेड ग्रुप है. लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आप सारे के सारे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई लगा रहे हो बिना वेरिफिकेशन के, तो एट द एंड आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. बिल्कुल. आज ना मैं सर जब आ रहा था तो ड्राइव कर रहा था, मैं पीछे बैठ के काम वाम कर रहा था, तो मैं उस ड्राइवर की बातें सुन रहा था कि वो किस किस से फ़ोन पे बात कर रहा है. नॉर्मली होता है ना, एक तो वो बहुत लाउड भी कई बार लोग बोलते हैं, तो सबको सुन जाता है क्या बात हो रही है. तो उसने कॉन्स्टेंटली 3 घंटे की ड्राइव में कम से कम 2 घंटे फ़ोन पे बात की है. और उस 2 घंटे में उसने एक ही बात की है कि भाई वो NFT जो ऐप है ना, ठीक है, वो जो INUM नाम से कोई ऐप आई है, आपने शायद सुना ही होगा. उसके अंदर लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपए डालते हैं, रोज उनको 150-200 रुपए मिलता है. बताओ, रोज मिल रहा है. और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार इसको मैं क्या समझाऊं कि रोज जो 150-200 मिल रहा है वो एक टाइम के बाद आना बंद हो जाएगा, और ऐसा नेटवर्क के अंदर ये फंसेंगे कि इनके लाखों करोड़ों सारे पैसे चले जाएंगे. और उसने कम से कम मेरे सामने 20 लोगों को फोन किया और सबको ये बताया कि भाई उसके अंदर पैसे लगा दे, रोज के 200 रुपए आएंगे तेरे.
अब एट द एंड ऑफ द डे आप इसको, दिस इज नॉट हैकिंग, हाँ ये दिस hacking इज क्या है? जस्ट सोशल इंजीनियरिंग, दिस इज जस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन ग्रीड। करेक्ट। आपके लालच का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर हम ऐसे ही फंसते रहेंगे तो देर इज नो नियर एंड, राइट। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज नॉट जस्ट इंडेमिक टू गुरुग्राम और हरियाणा और इंडिया, दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज बीइंग एनकाउंटर्ड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। करेक्ट। क्योंकि इस जो ये सारा का सारा जो साइबर क्राइम चला रहे हैं, जो आपका चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो आपसे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, जो अपने आप को बैंक एडवर्टीजमेंट्स वगैरह मतलब जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लगा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो वो इंडिया में बैठे ही नहीं है। तो कहाँ से वह सारे के सारे व्यक्ति कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और दुबई जैसे कई देश और सिटीज में बैठ के इंडस्ट्रियल स्केल पे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं और वहां से आपके ठगी कर रहे हैं। अच्छा। एज पर एन ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्रीज, अभी भी भारत के तकरीबन 20,000 लोग हैं जो इन कंट्रीज में गए तो हैं लेकिन वापस नहीं आए, वो यही सब काम कर रहे हैं। और वो यही काम कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में तो मुझे पता है कि कॉल सेंटर्स पे बहुत ज्यादा रेड्स पड़ी थी, बहुत ज्यादा क्रैकडाउन हुआ था, उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई थी। क्योंकि मैं आपको एक चीज एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सपोज एक व्यक्ति ने आपके साथ सपोज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया, उसने और भी लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा जो अलग अलग स्टेट्स में है। 100%। तो उनकी अगर हमारी स्टेट पुलिस उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही फॉर एग्जांपल, तो कोई और स्टेट की पुलिस तो करेगी उसको। करेक्ट। बट दिस इज नॉट जस्ट स्टॉपिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, विच क्लियरली पॉइंट्स आउट कि ये सारा का सारा जो फ्रॉड है ये विदेश के थ्रू भारतीयों को ठगा जाता है। पहला आपने बताया इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स होते हैं मोस्टली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे क्या है? देखिए सेकंड नंबर पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है। क्या होता है इसमें? थैंकफुली काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, भारत सरकार ने भी इसके बारे में काफी कई नोटिफिकेशंस निकाली हैं, टाइम टू टाइम बताया भी है। तो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में क्या होता है कि आपके पास तुरंत एक फोन आता है, जनरली इंटरनेशनल नंबर से आता है, इंडियन नंबर से भी आ रहा है, कि आपने कोई एक पार्सल बुक किया है और उस पार्सल में कुछ इलीगल सब्सटेंसेस हैं, जैसे ड्रग्स हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन है। इसका आजकल मॉडिफाइड वर्जन है कि आपके नाम से एक सिम कार्ड इशू हुआ है और वो सिम कार्ड एक टेररिस्ट ने यूज किया है। तो नॉर्मल व्यक्ति दे स्टार्ट पैनिकिंग, घबरा जाएगा वो, और उसके बाद कहते हैं कि अब आपका जो फोन है हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। आजकल वो कोर्ट का नाम भी ले रहे हैं कि हम हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आपका फोन ट्रांसफर कर रहे हैं। और वहां से फिर फोन आता है कि मैं सपोज एसीपी XYZ बोल रहा हूं और आप स्काइप डाउनलोड कीजिए या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आए और अगले 24 घंटे 48 घंटे के लिए आप डिजिटली अरेस्ट हैं। आप अपने परिवार में किसी से बात नहीं कर सकते, आप अपने परिजन हैं, दोस्त हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, और वी सेंस के आपके खाते में जो भी पैसे हैं ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं। अच्छा। और ये सारे के सारे पैसे आप चिंता ना कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, पुलिस के खातों में ट्रांसफर कर दीजिए। व्यक्ति खुद बैंक जाता है और आरटीजीएस एंड नेफ्ट के थ्रू जितनी भी उसके अर्निंग्स हैं सारी की सारी दे देता है, दे देता। बस एक डर के मामले में, सिर्फ डर के मामले। जबकि भारत सरकार ने काफी नोटिफिकेशंस जारी की हैं, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी बताए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। एज पर द न्यू क्रिमिनल लॉ देयर इज नथिंग एज विच इज कैटेगराइज्ड एज डिजिटल अरेस्ट। ये सारा का सारा जो फ्रॉड अगेन चल रहा है वह भी कंबोडिया और वियतनाम के थ्रू चल रहा है, जहां पर वो बिल्कुल वर्दी में एक लोग बैठे हैं, पीछे झंडे वगैरह हैं, इंटरकॉम वगैरह चल रहा है, और वो आपको डरा के, आपको धमका के आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। बट सर कहीं ना कहीं से तो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी ना, ये कि ये बंदा है, इसके पास इतना अच्छा पैसा है मान लो, क्योंकि हर एक पे तो वो नहीं अटेम्प्ट करते होंगे ना, कुछ तो कैटेगराइजेशन करते होंगे। देखिए मेरा नंबर जैसे पब्लिक डोमेन में है, हाँ,
तो मेरे पास ही दिन प्रतिदिन की 4 से 5 कॉल आती है, इंटरनेशनल कॉल्स आपके पास खुद के पास डिजिटल अरेस्ट को लेके? हाँ। तो दिस इज अगेन रैंडम जस्ट हिट एंड रन अप्रोच कि जो भी उनके झांसे में आए वो फंस जाएगा। 1000 को करेंगे एक तो फंसेगा, 1000 को करेंगे एक को फंसेगा, और अगर एक से ही 10 लाख रुपए ले लिए तो हो गया महीने का, तो सीटीसी सीटीसी सेट हो गया। तो इसलिए हमें चौकन्ना रहना है, हमें इंक्वायर करते रहना है, हमें उनसे 4-5 अगर हम सवाल के भाई कहाँ से बोल रहे हो, क्या रैंक है, मेरा आपको नंबर किसने दिया, या फिर अगर जैसे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अगर लोग सुन ले तो क्यों हम एक अननेसेसरी फोन उठाएं? वी शुड जस्ट कट दैट गॉडडैम कॉल। उठा भी लिया तो बोलो कि ठीक है आप कोर्ट का नोटिस भेजो, हम देख लेंगे। नहीं, अगर उठा लिया तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कर लीजिए अरेस्ट। हाँ, आ जाओ घर आ जाओ। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक वीडियो चल रही थी प्रेस में कि एक स्कैमर ने एक विक्टिम को फोन किया और विक्टिम ने उससे 10,000 रुपए ठग लिए थे। वो कैसे? वो कहते कि जी मैं चलो आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन पैसे देने के बहाने ये 3 मतलब मैं अपनी सोने की चेन गिरवी रख रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 3,000 रुपए डिपॉजिट चाहिए, तो आप पहले 3,000 दे दो, मैं आपको 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। तो विक्टिम ने उन फ्रॉडस्टर को, मतलब फ्रॉडस्टर ने विक्टिम को पैसे वापस रिटर्न कर दिए। ठग लाइफ कर दी पूरी उसकी है। तो ये 2 जो फ्रॉड्स है ये काफी प्रोमिनेंट फ्रॉड्स हैं, एंड दीज आर ट्रांसनेशनल फ्रॉड जो बाहर से चल रहे हैं। ये बाहर के हो गए। ऐसा भी कुछ है जो लोकली इंडिया में हो रहा है? देखिए लोकली इंडिया में 2 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं जहां से फ्रॉड कमिट होता है। नंबर 1 इज मेवात, जहाँ मेवात में कई डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन आते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा मथुरा का है, होडल, हथीन, मेवात, भरतपुर, डीग, अलवर के कुछ हिस्से हैं। तो यहाँ के जो फ्रॉडस्टर हैं वो 2 या 3 प्रकार से आपके साथ ठगी करते हैं। नंबर 1 इज सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन में वो जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स या सीनियर सिटीजन को टारगेट करते हैं, और अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, उस पर एक फीमेल की रिक्वेस्ट भेजते हैं। फीमेल की रिक्वेस्ट जैसे भेजते हैं तो एक्सेप्ट होते हैं, उस दोनों तरफ से कुछ बातें होती है 1-2 दिन, और उसके बाद द फीमेल ऑन द साइड इंसिस्ट ऑन वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ कुछ पोर्नोग्राफी कंटेंट चल रहा होता है, और स्क्रीन शेयरिंग में आपका वो चेहरा रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करके फिर आपसे एक्सटॉर्शन करना शुरू कर देते हैं। आपके फैमिली को कि आपके फैमिली को भेज देंगे, 25,000 निकालिए, 30,000 निकालिए, 1 लाख रुपए निकालिए। इंसिडेंटली जो करने वाले हैं वह 15 से 16 साल के, 10वीं 12वीं पास भी नहीं है वो लड़के हैं। कहाँ से ले आते हैं इतना दिमाग ये लोग? देखिए इसमें दिमाग की जरूरत ही नहीं है। अगेन रैंडम आपने कॉल किया, ठीक है, कोई ना कोई अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी ने एक्सेप्ट की, और वीडियो कॉल भी मतलब आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद जैसे दूसरी तरफ कोई कंटेंट चला तो वी अगेन स्टार्ट पैनिकिंग कि यार ये क्या कर दिया, हमने तो क्राइम कर दिया। तो विश्वास कीजिए, आपने किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं किया है, आप साइबर क्राइम के शिकार हैं इनफैक्ट। और अगर आप सोचते हैं कि वो वीडियो सर्कुलेट कर देगा, नहीं कर देगा, तो अगर आप छोटा सा स्टेटस वगैरह भी लगाएं, तो ठीक है, और लोगों को बताएं कि यार ऐसे ऐसे मेरी कोई वीडियो नहीं है, तो इट विल सबसाइड डाउन। घबराने वाली कोई बात है नहीं उसमें। हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंडली व्हाट दिस द मतलब सम रीजन्स ऑफ मेवात डू इज कि फेक कॉल फ्रॉड्स काफी प्रोमिनेंट है। फेक कॉल फ्रॉड्स मतलब दे इम्पर्सनेट एज पुलिसमैन, एज हॉस्पिटल डॉक्टर्स और एज योर रिलेटिव्स। तो अगर पुलिस वाला होंगे तो वो कहेंगे कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है, या आपके बेटे ने ट्रैफिक वायलेट किया, आपको अभी अरेस्ट कर लिया। अगर वो हॉस्पिटल से डॉक्टर कहेंगे तो ये कहेंगे कि भाई सपोज आपका नाम तो आ जाता है कि जी हम अमन बोल रहे हैं, हम अभिषेक बोल रहे हैं, आप गुड़गांव से बोल रहे हैं, आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया। या अगर वो रिलेटिव बोलेंगे तो कहेंगे कि हाँ जी आप करनाल से बोल रहे हैं, आप कहेंगे हाँ जी, अच्छा आपका ये नाम है, हाँ जी, तो यार भाई तेरे ताऊ के चोट लग गई है, थोड़े से पैसे चाहिए। दे क्रिएट अ सेंस ऑफ इमरजेंसी, दे क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक, एंड इमीडिएटली दे आस्क फॉर रेम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ यूपीआई। यूपीआई के माध्यम से एक खाता देते और 15 से 20,000 या 30,000 रुपए मांगते। बट सर ये जो पैसे जाते हैं यूपीआई के माध्यम से अलग अलग खातों में जा रहे हैं, इसको पुलिस या साइबर क्राइम के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, आप जैसे लोग, ये ट्रैक नहीं कर पाते?
देखिए वी कैन ट्रैक देम। और मैं एक चीज इसमें ये भी बताऊंगा कि जो साइबर क्राइम के प्रोसीड्स हैं ये सारे के सारे साइबर क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स का क्या अर्थ है कि सपोजेडली मैं काफी हिंटरलैंड में जाता हूं या एक सोशो इकोनॉमिकली जो एक वीकर एरियाज है वहां पर जाऊंगा और अगर मैं 10,000 देके एक व्यक्ति को कहूंगा कि आप 5 जगह साइन कर दीजिए या अंगूठा लगा दीजिए, आपको क्या लगता है वो करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा। और वो जो 5 जगह साइन करता है वो 5 नए या फिर तो बैंक अकाउंट्स खोलते हैं या फिर 5 नए सिम कार्ड्स इशू हो जाते हैं जो ट्रक्स के थ्रू या और भी मीडियम्स के थ्रू फ्रॉडस्टर्स के एपिसेंटर पे आते हैं। अच्छा, ये तो सेम अगेन जो एपिसेंटर है मेवात टाइप के एरिया। हाँ, मेवात है, एक जमतारा है जो मैं आगे ब्रीफ करूंगा। तो यहाँ पर जो भी सपोज खाते हैं, अब हमें लगेगा कि जो खाता यूज हो रहा है वो यूपी का या बिहार का यूज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे बिहार वेरीफाई करेंगे तो वो कहेगा जी कि ये जो खाता है मैंने 10,000 में उस व्यक्ति को दिया था। अब उस व्यक्ति के लिए हम फिर आगे और आगे जगह रेड पर जाएंगे, ठीक है। वो आगे बताएगा कि सपोज मेवात में मैंने इस व्यक्ति को दिए, तो एक चेन में 3-4 लोग ऐसे गिरफ्तार हो जाते हैं। बट इंसेप्शन ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं, जैसे मैंने गुरुग्राम का आपको बताया कि दिन की हमारे पास 100 से 110 कंप्लेंट्स हैं। तो जितना ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ता रहेगा तो ओनली फाइनाइट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर कंप्लेंट्स का ही इतना हमारे पास चंक हो जाएगा कि हम सारे के सारे इन्वेस्टिगेट करके लेके आने में फिर असमर्थ भी हो सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और भी कई सारे रीजंस होते हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी हो सकते हैं कि सपोज जैसे फ्रॉडस्टर को पकड़ने लगे कुछ ना कुछ इश्यूज हो गए, या फिर कई कई जगह जो एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स हैं या इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें और भी इश्यूज आते हैं कि कभी डेटाज नहीं मिलते। बट इसीलिए अवेयरनेस इज द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट विज़ साइबर क्राइम प्रिवेंशन। इसी तर्ज पे जो आपने एक सवाल पूछा कि एक और जो बड़ा हॉटस्पॉट है जमतारा, जिसके ऊपर पूरी सीरीज भी बनी है। जमतारा के ऊपर पूरी सीरीज भी बनी है। जमतारा से कैसे फ्रॉड हो रहा है, तो अगर लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जमतारा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जहां से अब साइबर क्रिमिनल जो है कंटिन्यूअस बेल्ट में स्प्रेड आउट हो चुके हैं, जिसमें झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के कई जिले आते हैं जिनमें गिरिडीह, देवघर, देवगिरी, जमतारा, 24 परगना, हावड़ा, बिहार शरीफ, नालंदा, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही सिंपल सा होता है। दे जनरली इंपर्सनेट अ बैंक ऑफिशियल और एन इंश्योरेंस एजेंट, और जैसे ये आईजीएल के आजकल पाइपलाइंस, वो गैस पाइपलाइंस हैं, सो दे इंपर्सनेट दीज ऑफिशियल्स। और उसके बाद आपको एसएमएस भेजते हैं या एक टेलीफोन करते हैं और उसमें कहते हैं कि एक लिंक दिया है हमने। सपोजिटली अगर वो बैंक ऑफिशियल बने तो बैंक ऑफिशियल बन के कहेंगे कि आपका डेबिट कार्ड हम बंद कर देंगे या आपके क्रेडिट कार्ड के कुछ पॉइंट्स हैं आप उनको रिडीम कर लीजिए। उनको रिडीम करने के लिए एक ये लिंक दिया है, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। करेक्ट। और जैसे कोई व्यक्ति उस लिंक पे क्लिक करता है तो उसके मोबाइल में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा। एक स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है जिससे उसके मोबाइल की जो भी गतिविधि है वो झारखंड में बैठा व्यक्ति बहुत इजीली देख पाता है। तो मतलब अगर मैं उस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, हाँ मेरे फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो मुझे पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। और वो पूरा का पूरा डेटा जो मेरे फोन का है, जो स्क्रीन, जो भी मैं डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन स्क्रीन पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने कोई ऐप खोली, उसमें मैंने मान लो नेट बैंकिंग की खोल ली अपनी, बिल्कुल बिल्कुल, एसबीआई की ऐप खोल ली, आईसीआईसीआई बैंक की ऐप खोल ली, वो पूरी स्क्रीन वीडियो की तरह बन बन के रिकॉर्ड होके जाती रहेगी। स्क्रीन लाइव वहां पर चलने शुरू हो जाएगी, लाइव दिखती रहेगी, लाइव दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी यूज होता है। करेक्ट। तो इसको एक तरह से मालिशियस यूज है ये। हाँ, तो ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव पूरी स्क्रीन वहां चली जाएगी। उसके बाद वो कहेंगे कि आप 1 रुपए या 5 रुपए का सर्विस चार्ज कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपना कोई भी पेमेंट वॉलेट खोलते हैं तो आपका ओटीपी देख पाते हैं और आपके क्रेडेंशियल्स को कॉम्प्रोमाइज करके आपके खाते से एकदम पैसे साइफन ऑफ करने। बट इनको पासवर्ड नहीं दिखता होगा ना मेरा बैंक का? नहीं, पासवर्ड्स वगैरह दिखते हैं,
मतलब ये तो मैंने बहुत कंसाइज वे में बताया। हाँ। और भी कई सारी चीजें वो पूछते हैं कि जी आप बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, सीवीवी दीजिए, हम बैंक के ऑफिशियल रीसेट ही कर देते हैं वो सारा कुछ बैक। हाँ, वो सारा का सारा रीसेट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपके फोन का एक्सेस चला गया तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। डेट इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि हम जितने भी हमारे घर में सीनियर सिटीजन हैं उनके फोन्स को जरूर देखते रहे। एक तो उनका जो एसएमएस सेक्शन है वो कंप्लीटली डिलीटेड हो। सेकेंडली, कोई अगर ऐसे बैंक ऑफिशियल बन के फोन करे, कोई इंश्योरेंस एजेंसी बन के फोन करे, बीच में बिजली के कनेक्शन काटने का भी एक मैसेज आया था, वो वैसे फोन करे तो प्लीज इग्नोर देम। बट सर कभी ना कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि जेन्युइन रीजन से बिजली वालों का फोन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, जहां तक मैं आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बताऊं, जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स किसी को फोन कॉल करके ऐसी बातें नहीं करते। ये कभी भी होने के बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस भी नहीं है। और आप इस देश में पले बड़े हैं, मैं देश में पले बड़ा हूं, अगर हमने कभी बिजली का बिल एक हफ्ते तक डिले कर दिया या एक महीने भी डिले कर दिया तो क्या हमारे हमेशा बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं? नहीं, मतलब ही नहीं। उस मोमेंट में हम पैनिक होके, डर के या अनजाने में क्या हो रहा है, बिना वेरिफिकेशन के ये सारे के सारा काम हमसे करवाया जाता है या हम कर देते हैं। तो डेट इज वाई आई ऑलवेज से कि आज का साइबर क्राइम जो है इट्स नॉट अबाउट हैकिंग, इट्स जस्ट अबाउट सोशल इंजीनियरिंग, जहां पर साइबर क्रिमिनल आपके डर को, आपके लालच को या आपकी बेवकूफी को एक्सप्लॉइट करके आपके साथ ठगी कमिट कर रहा है। और क्या क्या तरीके होते हैं? जैसे आपने बताया कि एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल हो गई, उससे पूरा चला गया लिंक के थ्रू। कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे लोग मोबाइल फोन को हैक करते हैं? देखिए, हैकिंग दिस इज अगेन नॉट एक्चुअली हैकिंग। तो हैकिंग के बहुत ही हमारे पास रेयरेस्ट कंप्लेंट्स आती हैं, फ्यू एंड फार बिहाइंड, इसमें रैंसमवेयर अटैक्स हैं या ट्रोजन हॉर्स अटैक्स हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप क्या होता है? देखिए, रैंसमवेयर अटैक्स में क्या होता है कि रैंसमवेयर अटैक्स में अगेन कोई हम मैलिशियस लिंक पे या कोई मैलिशियस साइट पे जाके अगर हम कोई चीज खरीदते हैं या हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे मोबाइल में कोई एक रैट, इसको कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं, वो डाउनलोड हो जाता है और वो हमारे स्क्रीन का एक्सेस कहीं और दे देता है या हमारा जो एक्सेस है वो चला जाता है। बट इसके बहुत कम केसेस आते हैं हमारे पास। मेन जो केसेस आज के टाइम पर आ रहे हैं वह यही हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, फेक कॉल फ्रॉड्स हो गया, सेक्सटॉर्शंस हो गया, और जो ये जमतारा के फ्रॉड्स हैं जिसमें स्क्रीन शेयरिंग का फ्रॉड होता है, वो सारा का सारा। तो मान लो मुझे पता नहीं है कि मेरे फोन में इस टाइम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने किस गलती से कोई लिंक क्लिक कर दिया जो मैं शायद नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा फोन का एक्सेस नहीं है, गलती से चला भी गया हो तो रुक जाए? कोई तरीका है कि मैं वो सारी इश्यूज जो मेरे फोन में हैक हुए हों वो मैं रोक पाऊं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम कवच 2 नाम से एक एप्लीकेशन निकाला है, एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड एप्लीकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कहीं प्राइवेट भी एंटीवायरस है, आई वोंट रिकमेंड एनीवन। तो एम कवच 2 आप मोबाइल में जरूर रखें, क्योंकि कोई भी ऐसा अगर रिमोट कोई भी फाइल है, कोई एक अनवेरिफाइड एप्लीकेशन है या कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आपको आपके बिना परमिशन के सारा डेटा लीक कर रहा है थर्ड पार्टी को, वह सारे रिस्की एप्लीकेशंस की एम कवच 2 जो है वो लिस्ट बना के देता है और आपको रेकमेंड भी करता है कि वो एक तरह से मोबाइल को हील करके रखे। तो मतलब जो हटाना है आप हटा सकते हो, बिल्कुल। एटलीस्ट आपको पता लगता रहेगा मेरा डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, समझ गया। आपने सर एक बार बीच में एक बात बोली कि साइबर क्राइम के प्रोसीड्स जो होते हैं ना, वो स्टेटमेंट हमारी बीच में कहीं रुक गई। मुझे वो समझना है कि ये जो प्रोसीड्स होते हैं कितने % हम लोग प्रोसीड्स को रिकवर कर पाते हैं नॉर्मली, और अगर हो जाते हैं तो क्या हम इवेंचुअली उनको दे पाते हैं, मतलब फाइनल बेनिफिशियरी जिसका ये साथ हुआ था, वो सब चेन कैसे काम करती है? देखिए, साइबर क्रिमिनल दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा मतलब मैं कहूँगा काफी ज्यादा डिस्पर्स भी हो चुके और काफी ज्यादा भी हो चुके वॉल्यूम में। तो 2 कॉन्सेप्ट्स थे। एक तो था कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूल अकाउंट, भाड़े के खाते जिसको कहते हैं, जिसमें किसी को हमने लोभ लालच दिया 10,000 का, और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं आएंगे, इसमें आजकल के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं
या वर्किंग एज पॉपुलेशन जिनको 20,000 50,000 में कहते हैं कि गेमिंग के लिए तुम्हारा खाता यूज होगा, या सपोजिटली भाईचारे में किसी को खाता दे दो और उसमें पता चला कि आपके खाते में तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ रहे हैं। तो एक तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूल अकाउंट्स, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी रोटेशन। तो व्हाट साइबर क्रिमिनल जनरली डू इज कि अगर सपोज आपके साथ 10 लाख रुपए की ठगी होती है तो तुरंत ही 4 लाख रुपए कोलकाता के किसी खाते में जाते हैं, 3 लाख रुपए बेंगलोर के किसी खाते में जाते हैं और 3 लाख रुपए दिल्ली के किसी खाते में जाते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी तफ्तीश करके काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके कोलकाता में म्यूल अकाउंट को और आगे की चेन को डिसाइफर करता है, बेंगलोर की सारी चेन को पकड़ के डिसाइफर करता है और दिल्ली की सारी चेन को पकड़ के डिसाइफर करता है, तो उसको आपको पता है जैसे 20 से 25 दिन लगते हैं। लेकिन अब डेली की कंप्लेंट्स हमारे पास 100 से 110 आ रही है, तो जब वो 20 दिन बाद बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके वापस भी आता है तो उसके टेबल पे अगेन 2000 और कंप्लेंट्स ऐसी पेंडिंग हो जाती है। तो ये इसलिए जो साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत ज्यादा टेक्निकल और बहुत ज्यादा कम्बरसम रहती है। जहां तक आपने रिकवरी की बात करी तो हरियाणा पुलिस हैज रिसेंटली बीन रिवॉर्डेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी कि हमारा जो रिकवरी प्रतिशत है, रिकवरी दर है, वह पूरे भारत में सर्वाधिक है। हम 26 से 27% जो प्रोसीड्स हैं उनको फ्रीज भी करवा देते हैं और उनको रिकवर भी करवा देते हैं। और नेशनल एवरेज क्या होगा? और नेशनल एवरेज इसमें देखिए मैं नेशनल लेवल पे नहीं बता, मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितना रहेगा, बट रफली आपका अंदाजा? रफली अराउंड ये आपका शायद 14 से 15% के अराउंड। और कोई ऐसी स्टेट है जो बहुत लोवेस्ट है इसके अंदर? देखिए कई स्टेट्स हैं जहां पर आज के दिन भी 2 से 3% ही रिकवरी। कौन से होंगे ये स्टेट्स? हम हरियाणा की बात कर लेते हैं तो ज्यादा सही। ओके, तो हरियाणा में मतलब फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 2 से 3% रिकवरी है। 2 से 3% है क्योंकि वहां पर साइबर क्राइम के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर उतनी एक मशीनरी नहीं है कि हम उनको डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने मुझे एक पॉइंटर दिया है। जो मशीनरीज की बात कर रहे हो जिससे हरियाणा का 26-27% हो गया रिकवरी वर्सेस जो स्टेट 2 से 3 पे है, जी क्या डिफरेंट है जो हरियाणा कर रहा है वर्सेस अदर्स जिससे आप 26-27 रिकवरी कर पा रहे हो? देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं। नंबर 1 इज कैपेसिटी। तो हरियाणा पुलिस या फिर मैं अगर गुरुग्राम की बात करूं, वी हैव अ डेडिकेटेड स्ट्रेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिनका हार्डकोर काम है कि आप साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन दिन प्रतिदिन लेवल पे करें। तो इन लोगों का बैकग्राउंड क्या एथिकल हैकिंग रह चुका है? एथिकल हैकिंग नहीं, बट वी एंश्योर कि उनकी अप स्किलिंग होती रहे, रीस्किलिंग होती रहे, और उसके लिए जितनी भी हमारी नेशनल नोडल एजेंसीज हैं जैसे I4C होगी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है, NCRB हो गई, या कोई प्राइवेट हैकर्स हो गए या प्राइवेट कोई इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, उनके दिन प्रतिदिन हम कोर्सेज करते रहते हैं। तभी एक जैसे मैंने आपको फिगर बताया कि वर्ष 2024 में सिर्फ गुरुग्राम ने 1800 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स पकड़े। डेट मीन्स प्रत्येक दिन हम 6 लोगों को गिरफ्तार कर पा रहे थे, डिफरेंट स्टेट्स में जाके, डिफरेंट स्टेट्स में जाके। सेकेंडली मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशंस पे हम बहुत वर्कआउट करते हैं, क्योंकि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है साइबर क्राइम में 2 या 3 मेजर हमारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं। नंबर 1 इज बैंकिंग नेटवर्क। तो बैंकिंग में सारे के सारे नोडल एजेंसी से बात करके डेटा जितना जल्दी आएगा, जितनी हम ब्लॉकिंग एफिशिएंसी बढ़ाते रहेंगे, उतने हमारे प्रोसीड्स जल्दी फ्रीज हो जाएंगे और उतने विक्टिम के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वापस लाने के लिए। इसके लिए भारत सरकार ने एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर निकाला है जिसको हम 1930 या 1930 कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तुरंत 1930 1930 पर फोन करता है तो फ्रॉडस्टर के जितने भी खाते हैं जहां जहां पर भी वो ट्रांसफर कर रहा है वह सभी उसी समय फ्रीज हो जाएंगे, इंस्टेंट फ्रीज हो जाते हैं, इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएंगे और आपको थ्रू कोर्ट प्रोसीजर वापस भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं पहले बताना चाहूंगा लोगों को कि पहले तो साइबर क्राइम से बिल्कुल बच के रहें। कोई ऐसे ऑफर आए विच इज टू गुड टू बी ट्रू, उसको बिना सोच पड़ताल के, बिना जांच पड़ताल के कोई फोन कॉल है, कोई मैसेज आए तो प्लीज डिसरिगार्ड दें। फिर भी अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गया है
तो उसी समय आपने 1930 पर कॉल करना है, बिकॉज टाइम इज ऑफ एसेंस. अगर आप जितना डिले करते रहेंगे उतना साइबर क्रिमिनल वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को मल्टीपल वे में या फिर तो एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं या फिर क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे पैसे रिकवर करने की जो दर प्रतिशत है वो कम होती और है. कम हो जाती है. तो एक तो मैंने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, और इसमें एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024 से लेकर अब तक हमने 31 बैंक ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर चुके हैं. बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व बैंक ऑफिशियल्स को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, जो कि हर रैंक से हैं, अप टिल बैंक मैनेजर्स हैं और हर बैंक से भी होंगे. तो ये लोग क्या करते थे? देखिए, अगर आप फर्जी खाते खुलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर तो फैसिलिटेट कर रहा है उसको. करेक्ट, क्योंकि केवाईसी तो वही कर रहे हैं ना, अप्रूव. हाँ, अगर हम उसके केवाईसी को, अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है केवाईसी नॉर्म्स को बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो कोई एक म्यूल अकाउंट फर्जी खाता खुलेगा ही नहीं. अब भाड़े के खाते अगर जैसे बंद हो जाएंगे तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो रोटेट होने बंद हो जाएंगे. बिल्कुल. तो इन केसेस में हमने देखा कि बैंक वालों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए हमने उनको गिरफ्तार भी किया. सेकेंडली, हमने जितने भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, इनके रिप्रेजेंटेटिव से डे टू डे बातचीत करते रहते हैं. यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सएप के खिलाफ ही एफआईआर कर दी थी. किस चीज की एफआईआर थी वो? देखिए, व्हाट्सएप पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज अ मशरूमिंग ऑफ ग्रुप्स. हाँ. जो फर्जी ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में बनते जा रहे हैं. तो जैसे हम सपोज व्हाट्सएप से रिप्लाईज वगैरह सॉर्ट करते थे तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिनाइल. तो हमने वो डिनाइल को फिर करके इनके खिलाफ एफआईआर की कि इनके जो प्लेटफॉर्म्स है उनका एक तो मिसयूज किया जा रहा है और सेकेंडली उनको साइबर क्रिमिनल यूज करके साइबर क्राइम एक्टिवली परस्यू करवा रहे हैं, क्योंकि इनक्रिप्टेड होती हैं. हाँ, चैट्स पढ़ तो सकते नहीं हम. बिल्कुल. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन को हमने थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए एक एफआईआर की थी. अच्छा. ताकि हमें डे टू डे बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके. क्योंकि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करेंगे फिर तो साइबर क्राइम बढ़ता ही रहेगा. इट विल रीच अ जेनिथ व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी एजेंसी. तो सर, जो आप ये एफआईआर की बात कर रहे हैं, बात कर सकते हैं ना इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा? कर सकते हैं. हाँ. तो जो हम एफआईआर की बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे एफआईआर हो गई और मेन मुद्दा था कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के ऊपर हमारा नहीं, मेन मुद्दा उसमें ये था कि कई सारे फेक ग्रुप्स बढ़ते जा रहे थे. तो उसको व्हाट्सएप कंट्रोल करे. हाँ, उस पे उसका व्हाट्सएप पे कंट्रोल है. सपोज अगर मैं अपने घर में 10 चोरों को छुपाऊं, करेक्ट, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं चोरी नहीं कर रहा, हाँ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल. पनाह तो मैंने दी है ना उनको. हाँ, तो पनाह इज एन ऑफेंस इन द इंडियन क्रिमिनल लॉज. करेक्ट. तो इसीलिए जैसे ग्रुप्स बढ़ते जा रहे थे और सेकेंडली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी एक इश्यूज हमारे साथ आ रहा था, तो वी रजिस्टर्ड एन एफआईआर एंड उसके करस्पॉन्डिंगली हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हुई और आई होप कि साइबर क्राइम के जो फर्जी ग्रुप्स थे वो भी टेक डाउन होगा. तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन नॉर्मली आपके साथ शेयर होती है? देखिए, वो कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, हाँ, मतलब जितना आप बता सकते हो, जितना एक आम दुनिया के लिए जानना जरूरी है उतना ही बता. दुनिया के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई इंटरनेशनल नंबर से आपके पास मैसेज आए या कॉल आए या फिर ऐसे कोई प्री डिफाइंड ग्रुप्स हों विच आर इम्पर्सनेटिंग सम बिग फर्म्स. अब इमेजिन कीजिए कि सपोज रिलायंस सीक्रेट ग्रुप करके किसी ने ग्रुप बना दिया और उसमें 1000 लोग जुड़े हुए और वो आपको कह रहा है कि इन शेयर्स में इन्वेस्ट करो, आपके एक के दुगने हो जाएंगे. तो सारा फ्रॉड है. करेक्ट. ऐसी सपोज किसी ने गोल्डमैन सैक्स का ग्रुप बना दिया और कह दिया कि आई एम एलन और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ विच इज प्रीवी टू ओनली यू, तो आपको पता है वो बेवकूफी कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू ड्यूप यू. करेक्ट. तो हमें वहां पर बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत है. तीसरा और सबसे अंतिम पहल है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे बीएसएनएल हो, वो भी सिम इशू करते हुए ई-केवाईसीज, आधार लिंकेज का पूरा यूज करे ताकि फर्जी सिम कार्ड्स ना क्रिएट हो, जिससे कि लोगों को हानि ना हो. तो हमारी तीनों के साथ अच्छी टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती है, कोलैबोरेशन होती है
जिससे कि हम साइबर क्राइम को कंट्रोल कर बट अभी भी कितने ऐसे फर्जी सिम कार्ड्स होते होंगे जो स्टिल बन पा रहे हैं? कुछ नंबर आता है आपके एस्टिमेशन? देखिए, टाइम टू टाइम हमारे पास जो केसेस आते रहते हैं, कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती है, तो हम वो नंबर सारे के सारे ब्लॉक करवाते रहते हैं। और बट अभी भी बनते हैं? हाँ जी, बनते तो हैं। मतलब इंडिया इज अ लार्ज पॉपुलस कंट्री, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि फर्जी नंबर भी देते हैं, फर्जी खाते भी देते हैं। बट इनके फिर मैं यही कहूँगा कि यू कैन नॉट बी एब्सॉल्व्ड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। अगर आपने फर्जी खाता खुलवाया और आपके खाते में किसी फ्रॉडस्टर ने किसी विक्टिम से 10,000 रुपए आपके खाते में दिए, तो आप अरेस्ट भी होगे और पूरा करियर भी डिस्ट्रॉय हो। मतलब जैसे आप बता रहे थे, गांव में जाके किसी के नाम पे खाता खुलवा दिया, बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन इनके खिलाफ भी लिया जाता है। एक्शन इनके खिलाफ भी लिया जाता है। मतलब अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन केसेस के स्पेशली हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स अपने खाते खुलवा रहे हैं और वो फ्रॉडस्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर मीनियल गेन्स। बट उनको खुद को पता होता है कि फ्रॉडस्टर्स को मिल रहे हैं? हाँ, उनको पता होता है और फिर भी कर रहे हैं? फिर भी कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि मैंने बोल दिया कि यार मैं भैया हूँ तेरा है और मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को ये बैंक अकाउंट चाहिए तेरा, ठीक है, तो मुझे 10-15 दोस्तों का वो करा दे, उनको मैं महीने के देता रहूंगा। बट इनको नहीं पता कि मैं ये फ्रॉड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। आप ये फिर आगे प्ली नहीं ले सकते जी मुझे तो पता ही नहीं था। करेक्ट। सपोज आप एग्जाम में बैठते हैं और आप अपने दोस्त का साइन कर देते हैं, फिर कहते हैं मैं तो इसको भाईचारे में कर रहा था कि जी ये भी क्लियर कर दे। लेकिन अगर उसमें ही अगर कोई सपोज इंस्पेक्शन आती है और आप पकड़े जाते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैं भाईचारे में सारा का सारा कर रहा था। तो अगर आप भाईचारा भी निभाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर इंक्वायर करके निभाएं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से आप क्रिमिनली लायबल हो जाए। करेक्ट। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी अगर खाता देना है अपना, या सिम कार्ड देना है, बिल्कुल बिल्कुल, या पैन नंबर देना है, या आधार कार्ड नंबर देना है, तो बिल्कुल केयरफुली सोच समझ के और मिनिमम से मिनिमम लोगों को ही दो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स ही हैं ऑक्सीजन ऑफ साइबर क्राइम। अगर हम इनके ही नेटवर्किंग को काट देंगे तो साइबर क्रिमिनल तो फिर घबराना शुरू कर देंगे कि क्या हो रहा है। सही बात है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूँ कि सभी जो नागरिक हैं, जितने भी बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, वो एक बार सोचे जरूर कि हम अपने क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसमें सर एक और चीज मुझे दिखती है, विच इज क्लाउड टेलीफोनी। एक तो हो गया सिम कार्ड्स, ठीक है, दूसरा आ गया क्लाउड टेलीफोनी सिस्टम्स जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट होते हैं, जिससे लार्ज स्केल पे आउटबाउंड कॉलिंग की जाती है कि बस आपने नंबर्स फीड किए उसके अंदर और 10,000 लोगों को कॉल जानी शुरू होगी, पैरेलल डायलर्स जिनको बोला जाता है, राइट। अब उनमें से जिसका उठा वो ट्रांसफर हो गया हमारे एजेंट को। बिल्कुल। नॉर्मल कॉल सेंटर ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। तो क्या इस लेवल पे ये जो कंपनीज हैं जो इनको कॉल सेंटर का जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनके एंड पे भी चेक नहीं होना चाहिए कुछ? बिल्कुल चेक होना चाहिए। और आपने बिल्कुल एक काफी टेक्निकल कॉन्सेप्ट उठाया है। दीज आर नोन एज DID सर्विसेज, डायरेक्ट इनवर्ट डायलिंग सर्विसेज इनको कहा जाता है, कि एक टाइम पर जो भी BPO सेक्टर है वो मैसिव स्केल पर एक ही नंबर के थ्रू अलग जगह कॉल कर सके। करेक्ट। तो इसमें जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको भी वो सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ सर्विस विच इज वेरी टैक्सिंग फॉर देम। मतलब इससे जो रेवेन्यू जनरेशन है उनको काफी ज्यादा मिलता है। अगर उसको ये वेरीफाई नहीं करेंगे क्लाउड टेलीफोनी को या DID सर्विस को, तो वो फंस सकते हैं। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि एक ऐसी केस था जिसमें कुछ लैंडलाइन सर्विसेज थी जो कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में यूज हो रही थी। अब पता चला कि वो जो सर्विसेज थी वो चल तो गुरुग्राम से रही थी, क्योंकि यहाँ का STD कोड था, बट चला रहे थे साइबर क्रिमिनल कहीं और से। तो जब हमने फिर अगेन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को थोड़ा सा इंटेरोगेट किया, इंक्वायर किया, तो पता चला कि फ्रॉडस्टर को फैसिलिटेट कर रहे थे, खुद ही जानते हुए खुद ही फैसिलिटेट कर रहे थे। तो उस केस में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के 2 एम्प्लॉयज थे, राइट अप टिल रीजनल मैनेजर, उनको भी हमने गिरफ्तार किया था। तो KYC नॉर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत स्ट्रिक्ट हैं।
अगर हम अगेन सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, अगर इनको हम क्लियरली वेरीफाई करें, चेक करें, तो मैं फिर कहूँगा कि फ्रॉड हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे ये खुल रहे हैं तो वहाँ से उनके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं बिल्कुल। या कॉल जनरेट हो रही हैं, राइट। बट आपने बताया कि पहले मेवात और जमतारा बहुत था, हाँ जी। राइट, अब बाहर आने लग गया है, कंबोडिया हो गया, बिल्कुल, नेपाल हो गया, बिल्कुल। ऐसे ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हो गई। तो हमारा गवर्नमेंट का इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या रहता है? क्योंकि हमें भी तो दिख रहा है ना कि इनके यहाँ के लोग या हमारे यहाँ से ही जाके लोग इनकी कंट्रीज के रिसोर्सेज यूज करके हमारे ही अगेंस्ट साइबर क्राइम्स कर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं? देखिए, जितनी भी हमारी नेशनल नोडल एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे मिनिस्ट्रीज हो, वो टाइम टू टाइम बेसिस पे नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक वे में इनसे बात करती है, बल्कि कई इंडियंस को रिपेट्रिएट भी करती है। तो हमने वहाँ पे भी क्रैकडाउन किए हैं। हाँ, वहाँ पर भी हमने क्रैकडाउन किए हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बेसिस पर, और जो एक्टिवली वहाँ पर एंगेज थे साइबर क्राइम में, उनको इंडिया भी वापस डिपोर्ट करवाया गया। अच्छा। तो अगेन ये कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स रहते हैं, बट हमारी न केवल डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट जो यूनिट्स है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, बल्कि स्टेट और नोडल एजेंसीज जो हैं, नेशनल एजेंसीज, वो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू टाइम टू टाइम क्रैकडाउन करती रहती है। मैं ये तो समझ सकता हूँ कि जैसे मैं पैटर्न देखता हूँ ना साइबर क्राइम्स का, मैं अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आप तो रोज़ देखते हैं ये चीज़, तो मैं आपसे वही वेरीफाई करना चाहूँगा कि मोस्टली वनरेबल जो लोग होते हैं ना, वो या तो सीनियर सिटीजन होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का उतना अवेयरनेस नहीं होता, या फिर ऐसा बंदा होता है जो मे बी शायद एक रूरल बैकग्राउंड में है, या वो नया नया सिटी में आया है, इस इकोसिस्टम में आया है, जिसको ये नहीं पता कि इस तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है। बट लोग जो इतना आईटी में जॉब कर रहे हैं, जिनको एक एक चीज़ पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, या मैं कुछ फिल्म स्टार्स की बात कर लूँ, जैसे राणा दागुबती की बात करें, उन्होंने रिसेंटली 30 लाख रुपए फिशिंग स्कैम में लूज किए। बिल्कुल, राइट। बहुत सारे हैं, रश्मिका मंदाना की डीप फेक जो वीडियो वायरल हुई थी, प्लस अभिषेक बच्चन MS धोनी के पैन कार्ड नंबर यूज करके क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स खोल लिए गए। ये सब टाइप के लोग कैसे फंस जाते हैं इतने बड़े होने के बाद, इतनी समझदार होने के बाद? इनमें एक शायद वो एग्जांपल भी है, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, एक दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी थे जिनके पास ये डिजिटल अरेस्ट की फोन आया, या फिर उन्होंने इसका हिस्सा, उसी से तो वायरल हुआ था डिजिटल अरेस्ट का बहुत ज्यादा। तो ये कैसे फंस जाते हैं? क्या ऐसी गलती कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ तक के लेवल के लोग भी फंस रहे हैं? और तो हम क्या बेचारे इनोसेंट लोगों को बोले, जब हम पढ़े लिखे लोग भी इतना ज्यादा उसके स्कैम्स के अंदर आ जाते हैं। देखिए, जमतारा की टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए। हाँ। जमतारा की टैगलाइन है, सबका नंबर आएगा। तो जैसे पुरानी एक कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है। हाँ। तो साइबर क्राइम जो आज का है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है वह सीनियर सिटीजन्स है, या फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर में अभी अभी आए हैं, या माइग्रेट होके अभी अर्बन पॉपुलेशन में अभी डिस्पर्स हुए। बट दिस कैन नॉट बी अ सोल रीज़न, क्योंकि साइबर क्राइम जैसे मैं देखता हूँ, अगर हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम किसी का 50 लाख का हो गया या 1 करोड़ का हो गया, या अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि मुंबई में किसी के साथ 20 करोड़ रुपए का साइबर 20 करोड़ का साइबर फ्रॉड हो गया, डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट में 20 करोड़ दे दी उस बंदे ने? 20 करोड़ दे दी थी। Okay. मतलब नॉट गुरुग्राम, मुंबई में किसी के साथ हुआ था। तो मैं ये डिड्यूस कर पाता हूँ कि एट द एंड ह्यूमन बीइंग आर अलाइक, हम सभी एक जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एफर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एफर्ट है, उसको एक्नॉलेज करना, उसको डिसरिगार्ड ना करना। क्योंकि हमें लगता है कि यार आज हम बात करें डिजिटल अरेस्ट की, आज हम कर रहे हैं बात इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की, तो यार आई एम टेक सेवी, मैं डिजिटली लिटरेट हूँ, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग MBA कर रखी है, मेरे साथ तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। और उस टाइम पे ऐसे इन्वेस्टमेंट में आएगा कि जी सपोज या इन्वेस्ट कर दो, और हम अपने ग्रीड को ओवर पार करने देते हैं अपने आप को, या अपने डर को, फियर को ओवर पार करने देते हैं। तो इसमें कोई एक
वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है कि ना मेरे पास कोई एक सोल्यूशन है कि क्यों इनके साथ फ्रॉड हो रहा है। बट वी कैन बी अश्योर्ड कि एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है या फिर वो अवेयरनेस के जो डिस्पर्जन है वो इतने ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचा, तभी कहीं ना कहीं ये फ्रॉड में को जो पेनिट्रेट हो रहा है वो इन लोगों के साथ भी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी हो रहा है। फिर मैं कहूंगा कि दिस इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी के वो पब्लिक में आके इसके बारे में जरूर बात करें। क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन जो हो रहा है, अगर क्योंकि इनकी जो इन्फ्लुएंस है, जो इनका एक आउटरीच है, दैट इज अनपैरेलल। और अगर ये लोगों को बताएंगे कि यार अगर हमारे साथ डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो सकता है, तुमके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, करेक्ट, बट डर जाते हैं तब ना लोग इसको एक्नॉलेज भी करेंगे एंड दे विल ट्रीट इट एज अ क्वेश्चन। जैसे पोलियो की मुहिम थी तो बच्चन साहब ने कहा कि 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, या फिर सपोज ट्रैफिक की कई बार हम एड्स देखते हैं कि हेलमेट जरूर पहन लीजिए, तो बैक ऑफ माइंड हमें पता होता है कि अगर हम हेलमेट नहीं पहन रहे तो यार हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, अगर हम वो 2 बूंदे नहीं ले तो हमारे साथ कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे ही अगर हम मोबाइल में थोड़ा सा भी केयरलेस हों तो हमारे साथ साइबर क्राइम हो सकता है। करेक्ट, साइबर क्राइम इज हेयर एंड इट इज हेयर टू स्टे। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको एक्नॉलेज करके उसको रिजॉल्व करें, या फिर हम कहें कि यार वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारे साथ कब ठगी हो, हमारे पैसे चले जाए और फिर हम उसको पे एक्ट अपॉन करें। मुझे ये पूछना है सर कि देयर आर मेनी सिटीज, इस टाइम पे ऐसा भी कुछ है कि कोई सिटी इंडिया में या कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे ज्यादा होता है साइबर क्राइम? देखिए क्योंकि मैंने पुणे सुना है मतलब एज पर स्टैट्स बोल रहा हूँ, मेरी खुद की परसेप्शन नहीं है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने 2024 का रिपोर्ट निकाला। हाँ जी, उसमें ऐसा आया हुआ है कि पुणे रिपोर्टेड लॉसेस ऑफ 6,007 करोड़ रुपीस अक्रॉस 1500 केसेस। अब मुंबई को उसने पीछे छोड़ दिया है, पहले मुंबई था, अभी पुणे 2024 में टॉप पे है। तो जस्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप सारे स्टेट्स के पुलिस वालों से बात भी करते हैं, यू नो नेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो पुणे में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं? देखिए मैं इसको 2 रीजंस के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहली बात इज कि अगर हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें कि साइबर क्राइम इज अ क्राइम और उसकी रिपोर्टिंग बढ़ा दें तो नंबर बढ़ जाएगा, बट नेचुरली तो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे जहाँ पर अभी भी शायद वो रिपोर्ट नहीं हो रहा, या उसको रिपोर्ट के एक हेजिटेशन है। समझ गया, ठीक है, या इट कैन बी इन डिफरेंस फ्रॉम बोथ लॉ एनफोर्समेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द पब्लिक, दोनों साइड से हो सकता है। तो वो करेक्ट जो फिगर है वो कभी एस्टिमेट आ नहीं सकता। तो मे बी पुणे पुलिस और पुणे पब्लिक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब कि सारा वो रिपोर्ट करवा रहा है। जैसे अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो हरियाणा में ऐसा नहीं है कि साइबर फ्रॉड सिर्फ गुरुग्राम में हो रहा है, बट एक आउटरीच इनिशिएटिव्स हमारे इतने हैं कि सभी को पता है कि 1930 नाम से एक नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट हो जाएगी, जो कि शायद अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पहुंच पा रहा। हरियाणा में भी हाँ, मतलब रीजनल बेसिस पे भी है या स्टेट बेसिस पे भी देयर कैन बी डाइवर्जेंसेस। तो अगर आप कम्युनिटी आउटरीच कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो लोग एक्नॉलेज भी करेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे और डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। क्या पता मुंबई के नंबर जो हों वो पुणे से भी ज्यादा हों, कुछ ऐसे एरियाज हो जहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। बट क्या सिर्फ रिपोर्टिंग ही एक रीजन है या कुछ और भी रीजन है कि ज्यादा नंबर्स है वहां पे? सेकंड इसमें एक रीजन जो मैं समझ सकता हूँ, एक पुलिस की तरफ से भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रिगार्डिंग अरेस्टिंग ऑफ कल्प्रिट्स, which gives a positive message among society कि पुलिस एक्टिवली परस्यू कर रही है। अब इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं कि एक तो पुलिस अगर अरेस्टिंग कर रही है और प्रेस वगैरह में पॉडकास्ट के थ्रू या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अवेयरनेस भी और डिटेक्शन की तरफ भी इम्प्रूव कर रही है,
तो साइबर क्रिमिनल्स को ये थोड़ा सा आभास होता है या जनरल पब्लिक को पता चलता है कि साइबर क्राइम एक नाम की एक कोई समस्या है, जिसमें आई थिंक मुंबई हैज डन आई थिंक अ बेटर एक्शन विज़ पुणे, कि अवेयरनेस पे भी काम किया, डिटेक्शन पे भी मैक्सिमम अरेस्ट किए, उसका प्रेस रिलीजेस भी हुए, जिससे कि लोगों को पता चला कि यार डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ है। अब अगर हम हरियाणा में बात करें, सपोज कोई और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहाँ पर गांव में अगर हम कहें किसी को कि भाई ऐसे फेक फोन कॉल फ्रॉड होता है और ऐसे मेवाती ऐसे ठगी करते हैं, कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं था। मेवात वालों को खुद को भी नहीं पता होता कि यहाँ पे हमारे आसपास लोग ये कर रहे हैं। तो एक तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है और एक मैं फिर कहूंगा कि रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, बोथ इन डिटेक्शन एज वेल एज इन कम्युनिटी आउटरीच, अवेयरनेस जनरेशन, जिससे कि साइबर क्राइम कंट्रोल हो सकता है। ओके एक मैंने अभी नया पैटर्न देखना शुरू किया है कि जो खासकर स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बहुत हो रहा है ये। हाँ जी। गोलगप्पे खाने गए, जो क्यूआर कोड है ना वो कुछ और ही क्यूआर कोड है। वो रातों रात कई बार ऐसा भी होता है कि वो बैकएंड से क्यूआर कोड को चेंज कर दिया जाता है स्कैमर्स के थ्रू, एंड द प्रोसीड्स रादर देन गोइंग टू दैट पर्सन जो उसका एक्चुअल बेनिफिशियरी था, वो कहीं और जा रहा है। अब चलो जो स्ट्रीट वेंडर है वो बेचारा कई बार उसको नहीं समझ में आती, लोग आते हैं वो अपना फोन पे का बता देते हैं, हम फोन पे से न्यू क्यूआर कोड आया है ये आपको रिप्लेस करके लगाना है, उसको तो पता नहीं चला यार क्या हो रहा है ना। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लेवल पे तो उनको खुद को एक ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। हमें क्या अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि हम अपने लेवल पे ये सब चीजों को एटलीस्ट कंट्रोल कर पाए? क्या हम भी कुछ कर सकते हैं एज अ सिटीजन? देखिए बहुत ही एक आपने अच्छा टॉपिक उठाया और दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि देखा गया है कि जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें या डे टू डे जो आपके क्या कहते हैं किराने की दुकान होगी या फिर रिटेल शॉप्स होगी, उसमें क्योंकि हम अब डिजिटल पेमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल शायद इंटेलिजेंस या डिजिटल इंक्लूसिवनेस नहीं है। डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा अभी इंक्यूबेट नहीं हो पाई है। करेक्ट। तो उसके लिए अगर हम उनको थोड़ा बताएं भी कि जी आपके खाता ही है, थोड़ा अगर पुश ऑन कर दे तो हमारी एक जिम्मेदारी की तरह वो इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी। दूसरी बात मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि जनरली भी पब्लिक को एक चीज़ समझनी चाहिए कि QR कोड इज़ ओनली यूज्ड टू गिव मनी, नॉट टू गेट मनी। जैसे कभी कभी मैं कई केसेस देखता हूँ तो व्यक्ति कहते हैं कि व्हाट्सएप पे यार किसी ने QR कोड शेयर किया और कहा कि उसको स्कैन कर लो और आपके पास 20,000 रुपये आ जाएंगे। तो व्यक्ति कुछ उसको स्कैन करके 20,000 आते नहीं, 20,000 चले और जाते हैं। और कुछ स्कैमस्टर्स क्या करते हैं कि ये गलत QR कोड था, मैं आपको 40,000 का QR कोड भेज रहा हूँ, इसको स्कैन कर दो, आपको पुराने 20 भी आ जाएंगे और ये वाले 20 भी आ जाएंगे। करेक्ट। वो ऐसे करते करते वो बढ़ता ही रहता है। हाँ वो बढ़ता ही रहता है। तो दो चीजें कि QR कोड इज यूज्ड टू गिव मनी एंड नॉट टू गेट मनी। और सेकेंडली कि जो भी हम QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो सारे के सारे पेमेंट गेटवेज को RBI डायरेक्ट करती है कि वो फाइनल बेनिफिशियरी का नाम जरूर लिखे। तो अगर हम वही पढ़ ले कि सपोज हम जैसे आपने कहा कि सपोज राम गोलगप्पे वाला पे कुछ खा रहे हैं, ठीक है, या राम टिक्की वाला पे हम कुछ खा रहे हैं और हम QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो उस पे कुछ और लिखा आ रहा है, ठीक है, उस पे अगर सपोज कुछ और नाम लिखा आ रहा है, ABV एंटरप्राइज लिख के आ रहा है, तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि यार इस बेचारे व्यक्ति के पास नहीं जा रहे वो पैसे। करेक्ट। हमें उससे फिर एक बार क्रॉस क्वेश्चन करें ताकि उसको भी इंफॉर्मेशन मिले और हम भी बिल्कुल सतर्क रहें। और इसमें साउंड बॉक्स भी हेल्प करता है। साउंड बॉक्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वहीं के वहीं पता लग गया पैसे गए हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मुझे 5-10 मिनट और लूँगा आपके, आई नो कि हमारे पास टाइम रहेगा थोड़ा। मुझे पहले ये समझना है कि मान लो आज आपके पास 1930 नंबर पे कॉल आई, ठीक है, ये शायद थोड़ी सी अंदर की बात पूछ रहा हूँ बट जितना बता पाओ बता देना, और आपको किसी ने रिपोर्ट किया कि यार मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया और स्कैमर ने OTP डलवा के 10,000 रुपये निकलवा लिए मेरे। यहाँ से शुरुआत हो गई, ठीक है, आपका एक केस फाइल बन गया। नॉर्मली व्हाट इज योर प्रोसेस? कैसे आप लोग क्रैक डाउन करते हो, कैसे आप लोग पकड़ते हो कि यार यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ एंड तक पहुंचना है? आम जनता को ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार पुलिस के बिहाइंड द सीन क्या होता है, जितना बता पाओ।
आई डो नॉट नो, मतलब मैं शायद क्या इसमें बता पाऊँ, हाँ। बट हाँ पुलिस के अपने कंट्रोल रूम्स होते हैं जहाँ पर वो कॉल रिसीव होती है, और उसके बाद जैसे भी एक्शन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास आता है, और जो भी हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती हैं कि कैसे हम फ्रॉडस्टर को पकड़े, कौन कौन इसमें एंगेज्ड है, उस सभी में इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हम इन्वॉल्व होके कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आरोपियों को पकड़ पाए। इसके पूरे प्रोसेस में आप लोग भी कहीं ना कहीं एआई यूज़ करते हो? डेफिनेटली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, और उसी के माध्यम से ना केवल हम फ्रॉडस्टर्स की लोकेशंस पे काम करते हैं, क्योंकि वो भी कुछ लोकेशन जो हैं जियो टैग, जियो मैपिंग के थ्रू वीपीएन वगैरह यूज़ करते होंगे वो लोग। हाँ। एंड सेकेंडली हम इससे हॉटस्पॉट्स भी डिसाइफर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, बिकॉज मतलब वी नो टुडे कि जमतारा इज एन हॉटस्पॉट, वी नो टुडे दैट मेवात इज अ हॉटस्पॉट. This is not just a preconceived notion. This is backed by actual data कि इस जिले से इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, तो यहाँ पर इतने फ्रॉडस्टर्स तो एक्टिव हैं ही. और अपार्ट फ्रॉम डेट हम बिग डेटा एनालिसिस भी करते हैं कि कौन से बैंक्स के थ्रू ज़्यादा फ्रॉड होता जा रहा है, किस पर्टिकुलर ब्रांच में या किस पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा फ्रॉड कमिट हो रहा है. तो फ्रॉम टाइम टू टाइम पुलिस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है, एंड वी हैव आवर ओन सेटअप, own police personals who are working day in day out to use predictive policing, because artificial intelligence in policing may be known as predictive policing, to decipher something which is big and which could be just nip in bud, मतलब कम में ही उसको दबा दिया, वहीं के वहीं रोक दिया जाए. मान लो आपको दिख रहा है कि यार गुड़गांव में इस सेक्टर में इस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में बिल्कुल हमें ज्यादा फ्रॉड दिखते हैं जो बैंक अकाउंट लिंक्स हैं, तो वो क्लियर केस है ना कि यहाँ पे कोई ना कोई बैंक ऑफिशियल ही है जो ये सब करवा रहा है या इन्वॉल्व है. कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखने को मिल जाता है, तो वहीं के वहीं रोक दिया जाए तो ऑब्वियसली वो ब्रांचेस फैलने से बढ़ जाएंगी. हाँ बिल्कुल. एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे सपोज साइबर क्राइम इज ऑल्सो इंक्लूडिंग फ्रॉड्स लाइक साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, इम्पर्सनेशन बेस्ड फ्रॉड्स, जिसमें मल्टीपल प्रोफाइल्स वगैरह बन जाती हैं, या फिर जैसे फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, या कहीं कहीं केसेस में हमने मेल काउंटर पार्ट्स को देखा है कि एनोनिमस प्रोफाइल से गाली गलौच है या भद्दे कमेंट्स हैं, या कहीं ना कहीं कुछ उल्टे सीधे वीडियोस वगैरह वायरल किए जा रहे हैं. तो उनके लिए भी हम जियो टैगिंग वगैरह करते हैं, जहाँ से कोई ऐसी कुछ कंटेंट निकल रहा है, क्या पता वो एक ही व्यक्ति हो, एक ही गिरोह हो जो बार बार एक काम कर रहा है, और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वी ट्रैक डाउन द एक्यूज और उसके खिलाफ फिर लीगल एक्शंस ले. करेक्ट. आपने ना बहुत अच्छी चीज़ बोली सर कि फाइनेंशियल फ्रॉड ही नहीं है सिर्फ साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग भी है, यू नो इम्पर्सनलाइजेशन भी है, बहुत अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स हैं. इसको देखते हुए ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो पीछे ट्रेंड में आई थी वो थी डेटिंग एप्स. बिल्कुल बिल्कुल, है ना. तो बम्बल हो गया, टिंडर हो गया, इस टाइप की जो डेटिंग एप्स थी, इस पे मोस्टली ऐसा भी होता था कि इम्पर्सनलाइजेशन होता था कि मैं हूँ ही नहीं फेक, बट कोई और फेक आइडेंटिटी है, वहां बंदा ही है. तो इस लेवल पे के भी कितने केसेस आते होंगे आपके पास? देखिए इनको रोमांस स्कैम्स कहते हैं. अच्छा, इसका नाम है रोमांस स्कैम. एंड एक है, काफ़ी स्मॉल प्रोपोर्शन है, एंड दीज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू डेटिंग एप्लीकेशंस, जिसमें आपने जैसे आई वोंट बी नेमिंग क्योंकि बहुत काउंटलेस डेटिंग एप्लीकेशंस हैं. करेक्ट. बल्कि मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं, और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे, जहाँ पर इम्पर्सनेटेड प्रोफाइल्स काफ़ी ज़्यादा है. मतलब आई कैन रिकलेक्ट सम ऑफ माई केसेस जहाँ पर डेटिंग साइट्स पे पीपल वर इम्पर्सनेटिंग एज ब्रिटिश पायलट, ब्रिटिश एयरवे, ब्रिटिश फोर्सेस, या फिर इंडियन कैप्टन्स, इंडियन आर्मी पर्सनल्स, और उनकी प्रोफाइल्स के थ्रू फीमेल्स को टारगेट किया जाता था. अच्छा. और जैसे उनसे बातचीत करके फिर कहते थे कि आपको ये गिफ्ट्स दे रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टम ड्यूटीज़ लगेंगी, कुछ पैसे वगैरह की भी डिमांड होती थी. तो इसमें हमने कई सारे नाइजीरियंस को भी गिरफ्तार किया जो ऐसे फेक प्रोफाइल्स वगैरह. नोएडा में मैंने सुना है काफ़ी पीछे हो रहा था शायद, ऐसा काफ़ी टाइम टू टाइम होता रहता है. तो स्पेशली टू ऑल द फीमेल्स मैं ये कहना चाहूँगा कि डेटिंग साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, या सोशल मीडिया साइट्स भी हैं, उसमें वी शुड नॉट शेयर आवर प्राइवेट कंटेंट विदाउट वेरीफाइंग दैट पर्सन. अनफॉर्चुनेटली कई केसेस मेरे सामने आए
जहाँ पर विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन कुछ एक्सप्लिसिट कंटेंट बोथ इन फोटोज एंड वीडियोज फीमेल काउंटर पार्ट शेयर करते थे. तो वी शुड बी क्रिस्टल क्लियर बिकॉज सी whenever you are on digital platform, so there is a age old saying कि इंटरनेट नीदर फॉरगेट्स नॉर फॉरगिव. मतलब इंटरनेट जो है ना भूलता है कुछ, ना भूलने देता है. ना भूलने देता. करेक्ट. तो वी शुड बी एब्सोल्युटली श्योर कि हम कोई ऐसा कंटेंट ना जानकार के साथ, और जो जानकार है ही नहीं उससे तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करना. कोई भी, चाहे डेटिंग प्लेटफॉर्म हो चाहे मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म हो, जिससे कि आगे इट क्रिएट्स अ हैवॉक फॉर अस. ऐसी सेम और भी स्कैम्स हुए थे. एक और स्कैम है कि लिंक्डइन ग्रुप्स के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर सिमिलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, आपको 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं. इस टाइप के भी बहुत पॉपुलर हो गए थे बीच में. बिल्कुल बिल्कुल. टाइम टू टाइम कई सारे चेंज होते रहते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स हैं जो ये सारे की सारी हरकतें करते. बट टू ऑल द फीमेल काउंटर पार्ट्स आई जस्ट वांट टू से दैट बी साइबर सेफ एंड बी साइबर सिक्योर. और इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो शायद मैं मतलब कहीं बीच में रह गया, क्योंकि IPL का सीजन शुरू हो रहा है. तो बेटिंग और गैम्बलिंग साइट्स और एप्लीकेशंस, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत ही क्रिमिनल नेक्सस है, जो कि बच्चों को, यूथ को ना केवल एक फाइनेंशियली बर्बाद करता है बल्कि सोशली या मेंटली भी एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है. क्या होता है इसमें, थोड़ा डिटेल में अगर बता पाओ. देखिए, डे टू डे बेसिस पे देखा गया है कि कई सारी साइट्स हैं विच प्रोमिसेस ग्रेट ऑफर्स, कि सपोज आज IPL के मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, बेटिंग साइट्स हैं. और प्रेडिक्शन करो. हाँ, प्रिडिक्शन करो, ठीक है, कॉइन्स लो, क्योंकि दे ऑलवेज प्रमोट देयर ओन करेंसीज, कि कॉइन्स ले लो या नोट्स ले लो. और उसमें व्यक्ति क्या है, अपनी हार्ड अर्न मनी जो है, मतलब कुछ समय पहले मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि एक बच्चे ने 10 लाख रुपए डाल दिए और काफ़ी रो रहा था. क्योंकि बच्चे ऐसे जब करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, तो जनरली अपने पेरेंट्स को अपने पीयर ग्रुप से छुपा के करते हैं. तो इनिशियली अगेन मैं बताऊंगा कि ये जो साइट्स हैं, ये कुछ तो आपको रेम्यूनरेशन देती हैं. मतलब सपोज आपने 1,000 रुपए लगाए तो आपको 1,500 मिल गए पहले दिन. और उसके बाद लगता है यार आपको, यार ये तो बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं. और उसके बाद ये आपके माइंड के साथ खेलना शुरू करते हैं कि कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. तो ऐसी कई सारी बेटिंग साइट्स है, गेमिंग साइट्स हैं, लूडो है, 3 पत्ती है, रमी है, जो कि हमारे यूथ को खराब कर रही है. तो सर, इसमें क्या गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा कुछ कर सकता है, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने खुद से एक लिस्ट जारी कर दी कि यार ये जो साइट्स हैं या ये जो एप्स हैं वो सही हैं, ये जो है वो खराब है? ऐसा कुछ होता है टाइम टू टाइम हमारे एंड से, या पॉसिबिलिटी है इसकी? डिजिटल स्पेस इज वेरी डायनेमिक. हाँ, तो मतलब पहले भी हम कैसे ट्रस्ट करें कौन सी सही है कौन सी खराब है? पहले भी हमने कई डिस्क्लेमर्स दिए हैं कि कोई अगर सपोज, जैसे हमने कई कॉल सेंटर्स बस्ट किए गेमिंग के, बेटिंग के, जिसमें लोगों को प्रमोट किया जाता था 3 पत्ती, रमी वगैरह इन्वेस्ट करने के लिए, या बेटिंग साइट्स में, क्योंकि फुटबॉल प्रीमियर लीग्स वगैरह अराउंड द वर्ल्ड चलते रहते. तो टू बी सेफर साइड, नथिंग इज सेफ. इट्स अ गुड saying. एंड बेटिंग इटसेल्फ इज इलीगल एक्टिविटी. करेक्ट. एज पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, बेटिंग करना, करवाना और फैसिलिटेट करना इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी. आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है. तो जो ये छुप छुप के भी सपोज कोई गिरोह में या कोई कंपटीशन में अगर कोई बेटिंग या गैम्बलिंग कर रहा है, प्लीज डिसरिगार्ड देम, डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. और अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म को, ऐसे कोई एप्लीकेशन को रिपोर्ट करना चाहते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो आप cybercrime.gov.in पर इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि इनके खिलाफ एक्शन भी हो और ये जो बेटिंग और गेमिंग साइट्स हैं इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट जो इनके आरोपी है वो अरेस्ट होके जेल भी जाए. मैं एक बहुत बच्चों वाली बात बोलूँगा, ऐसे माइंड मत करना.
बट क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि एक हमारा एक ट्रस्टेड सील या ट्रस्टेड वेरिफिकेशन बैज हो जो कि कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं लेने के लिए? फॉर एग्जांपल मेरा कोई वेबसाइट है जो एक जेन्युइन वेबसाइट है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या साइबर सेल ऑफ इंडिया में अप्लाई करूं, मुझे वहाँ से एक ट्रस्टेड बैज मिले जो मैं प्राउडली अपनी वेबसाइट पे लगाऊं, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े कि भाई देखो ये मेरी जो वेबसाइट है एक ऑथेंटिक अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट है, इसमें आप ट्रस्टेड होके काम कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ सही है। उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता? देखिए, दिस इज गुड स्टेप, ऐसा हम कर सकते हैं, बट फिर मैं वही कहूँगा कि डिजिटल स्पेस बहुत डायनेमिक है। करेक्ट। इसमें दो चीज़ें बहुत गौर करने वाली हैं कि सपोजिटली गवर्नमेंट ने कोई एक पर्टिकुलर साइट वेरीफाई की, तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि क्या पता वो हैक होके कोई इलीगल एक्टिविटी में यूज हो जाए, या फिर जो उसका साइट का ही ओनर है ही गोस रोग एंड वो खुद एक इलीगल एक्टिविटी में एंगेज होने लग जाए, तो फिर वो जो बैच की वो क्रेडिबिलिटी डाउट हो सकती है। करेक्ट। एंड सेकेंडली, जितनी जल्दी हम गवर्नमेंट कोई बैच बनाएगी, कोई ऑथेंटिकेशन सोर्स बनाएगी, उतनी ही जल्दी साइबर क्रिमिनल उसको इंपर्सनेट करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। जो कि दिन प्रतिदिन हमने देखा है। हाँ। कि जैसे कोई इन्वेस्टमेंट का एप्लीकेशन बनता है, कोई डेटिंग का एप्लीकेशन बनता है, या कोई गेमिंग का एप्लीकेशन बनता है, हाँ। उसके 10 नए प्रोटोटाइप और तैयार हो जाते हैं विच इम्पर्सनेट द सेम प्रोफाइल। अब जैसे मैंने ग्रो ऐप के बारे में बात किया, या कुछ समय पहले मेरे पास एक IND मनी करके भी एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है, उसके भी जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो उन्हीं के हूबहू 10 नए एप्लीकेशंस तैयार हो गए थे। तो वी नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर, क्रिस्टल क्लियर, कि हम बिफोर इन्वेस्टिंग, ट्रस्टिंग और एक्सेप्टिंग एज अ कंपेनियन या फ्रेंड कोई भी साइट्स पर, चाहे डेटिंग हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, हम प्रॉपर वेरीफाई जरूर कर लें। एंड वी शुड नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स, चाहे अपने फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हो, किसी को पैसे दे दिए, क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे दी, या पर्सनल क्रेडेंशियल्स हो, पर्सनल में अपनी एक्सप्लिसिट फोटोज हैं, कंटेंट्स हैं, या क्यों बताना किसी को कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर। तो इट कैन गो अ लॉन्ग रन इन इंश्योरिंग के आर नेशन एज अ होल, ये सोसाइटी एज अ होल इज डिजिटली मैच्योर। बहुत एक नया टर्म है कि डिजिटली मैच्योरिटी वो आए। अच्छा वर्ड है काफ़ी। हाँ। लास्ट चीज़ मुझे ये बताओ सर कि आप तो रोज़ इतने टाइप के केसेस देखते हो, है ना? सबसे वियर्ड, सबसे स्ट्रेंज केस आपको याद है कि क्या था? कोई आपको ध्यान हो यार ये बहुत ही अजीब केस था, जो आप बता सकते हो विदाउट नेमिंग ऑब्वियसली द पर्सन और एनीवन, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर पीपल? बेसिकली काफ़ी केसेस ऐसे हैं, बट दो केसेस मैं बताना चाहूँगा। पहले केस में विच वॉज स्टार्टलिंग टू मी वॉज के एक किसी व्यक्ति के साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ। सो ही लॉस्ट मोर देन 1 करोड़ रुपीज इन वन केस। तो हमने ट्रेस आउट किया कि आईपीज जो थी वो विदेश से चल रही थी, कंबोडिया से आईपी थी, कॉलर थे, बट जो वो नंबर इशू हुआ उस पर हमने वर्कआउट किया। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि एक इंडियन एफआईआर में गुरुग्राम पुलिस ने एक मलेशियन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया, हु वॉज ऑन अ मंथली बेसिस डिपोर्टिंग अराउंड 500 to 1000 सिम कार्ड्स इन वन गो। मतलब वो इंडिया आता, यहाँ से सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड इशू करता, और अगेन ही वुड फ्लाई बैक टू मलेशिया और आगे पूरे नेक्सेस में वो करता। तो डेट वॉज अ स्टार्टलिंग एंड इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर वी कुड डिसाइफर के सी जो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू नेशनल बॉर्डर्स, वी हैव टू ट्रेवर्स थ्रू इंटरनेशनल सीज। ठीक है, या हम उनकी वेट करेंगे फिर से वापस आए क्रिमिनल और हम उनको गिरफ्तार कर सकें। सेकेंडली, एक लोन फ्रॉड की एक माइक्रो लोन्स की काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स के केसेस आते थे। तो कपल ऑफ इयर्स बैक ऐसे हमने कॉल सेंटर बस्ट किया था, जहाँ पर फेक लोन ऐप जो कि माइक्रो लोन्स देते हैं 5,000 10,000 के, और उसके बाद हरासमेंट शुरू होती है, फोटो मॉर्फिंग शुरू होती है,
तो इट वॉज स्ट्रेंज टू मी कि जो कुछ भारत में बैठे लोग थे वह चाइनीज एप्लीकेशंस के थ्रू बातचीत भी कर रहे थे और फ्रॉड के जो सारे प्रोसीड्स हैं या कैसे कैसे सारा सिस्टम है उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो ये 2 केसेस थे जो मुझे अभी भी याद रहते हैं और आई लव कि कभी अगर शेयर हो तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँ। और सबसे ज़्यादा कितना अमाउंट, जैसे आपने मेरे को बताया था कि मुंबई पुणे का तो एक अमाउंट था, गुरुग्राम या हरियाणा में जो भी देखिए हमारे पास मैक्सिमम लिमिट कितनी रही है? FIR हमारे पास 4 से 5 CR की है, 1-2 FIR है। अच्छा, इससे ऊपर फॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। बट अगेन आई वुड प्रे, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के ऐसे कोई स्कीम में ना फंसे जो कि आपको तुरंत पैसे दे। ऐसे कोई व्यक्ति पे विश्वास ना करें जो खुद को पुलिस वाला बन के आपको डिजिटली अरेस्ट करे। ऐसे कोई कॉल या मैसेज पर कभी भी हम 100% श्योर ना हो जो कि अपने को बैंक वाला कहे, इंश्योरेंस एजेंसी वाला कहे या फिर कुरियर एजेंसी वाला कहे। एंड लास्टली कोई अगर आपको अपने क्रेडेंशियल्स देने की बात करे, चाहे वो आपकी फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो या सिम अकाउंट की डिटेल हो, उससे बिल्कुल वेरीफाई करें और मैं तो चाहूँगा कि ना दें। तभी हम एक साइबर सुरक्षित देश उभर के आ सकते हैं और इस साइबर क्राइम का जो एक मीनेस है इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियांशु सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप वी डिड जस्टिस टू योर टाइम। हाँ, डेफिनेटली इट वाज अ प्लेजर एंड इन दिस पब्लिक इंटरेस्ट के आप आए और आई कुड शेयर माई इनपुट्स एंड आई होप के थ्रू दिस पॉडकास्ट पीपल एट लार्ज वुड get to learn a lot more things. बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप लोगों के जो ट्विटर हैंडल है, जो डिजिटल जो आप कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत मज़ेदार होता है लोगों से। जब जिस तरीके से पुलिस आगे आके लोगों को एक फन वे में चीज़ें बता रही है, पहले होता था ना कि सोशल मीडिया पे पुलिस नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल राइट, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाता था, एक फीलिंग मज़ेदार वाली आ नहीं पाती थी। बट जब से सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे पुलिस आ गई है, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कनेक्शन बनने लग गया यूथ के साथ। हाँ, डेफिनेटली, मतलब दिस इज व्हाट इज नोन एज के एक कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं या पुलिसिंग कहते हैं। तो इनफैक्ट गुरुग्राम पुलिस के भी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने हैंडल्स हैं। कोई मीम याद है आपको? एक फेक हैंडल्स पे ना जाइएगा। बट आपको खुद को कोई मीम याद है जो आपके ट्विटर हैंडल पे डला हो, या कुछ ऐसा फन कंटेंट जो आपको अच्छा लगा बहुत ज्यादा, खुद को देख के मजा आया, यार ये तो मस्त डाला है हम लोगों ने? लोग बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। कोई अब जैसे क्रिकेटिंग का सीजन है तो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। हाँ, बट बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। द प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक यू।